हेलो रोवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज का सेशन में हम लोग हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जे इलेक्ट्रिकल का 8 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था उसका हम लोग लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले। देखिए, मेनली हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में 30 क्वेश्चन ऐसे मिलाते हुए 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। आज के सेशन में हम लोग 60 क्वेश्चन एक ही सेशन में कंप्लीट कर देंगे, सो दैट आपका ये HPSSC 8 अगस्त 2021 को जो पेपर पूछा गया था जिसमें टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले कि अगर आपने सेशन नहीं देखे होंगे, जैसे पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 हो गया, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट के द्वारा बताइए, जिसके द्वारा आप हमारे जो प्रीवियस सेशन है, जैसे आपका 18 जुलाई 2021 को जो भी पेपर हुआ था वो भी आप जाके देख सकते हो, जिसका पोस्ट कोड है 849। इसके भी कंप्लीट 120 क्वेश्चन जो है वो मैंने तीनों पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांसिस टर्बाइन, जो हमने काफ़ी सारा ये पेपर एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। जितने मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ उसके इर्द गिर्द ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जिससे मैंने आपको बताया था, जो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बाइंस रहते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 सेम पूछा गया। अब फ्रांसिस टर्बाइन एक फ्रांसिस टर्बाइन हमारा कौन सा टर्बाइन है? ये एक हमारा इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइन है। ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ इनवर्ड फ्लो, जो फ्लो होता है वो इनवर्ड होता है और एक रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइन है। मैंने आपको ये टेबल आपको लर्न करने के लिए बोला था, ठीक है। पेल्टन व्हील, फ्रांसिस और कैप्लान, ये तीनों टाइप के टर्बाइन कौन से हेड के लिए यूज़ किए जाते हैं और कौन से स्पीड के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे फ्रांसिस और कैप्लान टर्बाइन है, ये हमारा रिएक्शन टर्बाइन है, और पेल्टन व्हील जो है हमारा इम्पल्स टर्बाइन है। जिसमें आपका फ्रांसिस टर्बाइन जो है ये एक इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइन है। यहाँ पे आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने इमेज भी आपको मेंशन की है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये पेल्टन व्हील जो है हम लोग लो डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए यूज़ करते हैं, अबाउट 300 मीटर्स के लिए। फ्रांसिस हम लोग मीडियम डिस्चार्ज एंड मीडियम हेड के लिए यूज़ करते हैं। कैप्लान जो है हम लोग हाई डिस्चार्ज लो हेड, जिसका हेड है हाइट जो है हमारा 10 to 60 मीटर के बीच के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन है, विच इज़ इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। आपको सेशन शुरू होते होते ही आपको एक डिस्क्लेमर बताते हैं, जो भी आपको यहाँ पे टिक मार्क दिख रहे होंगे, ठीक है, ये हमने एज इट इज क्वेश्चन पेपर से लिए, वो आपको कंसिडर नहीं करना है एज इट इज अनलेस एंड अनटिल मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। एक ही क्वेश्चन में आपको ये दो क्वेश्चन यहाँ पे लोड फैक्टर से पूछे गए। इसके पहले के सेशन में भी मैंने आपको बताया था, लोड फैक्टर ड्यूरिंग अ पीरियड इज व्हाट। काफी सिंपल सा फॉर्मूला इसका, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। और ये लोड फैक्टर हमारा हाई होना चाहिए, एज हाई एज पॉसिबल, ठीक है, सो दैट हम लोग उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड है उसके हम लोग कंसिडर कम कर सकते हैं, ठीक है। एंड लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ पे फॉर्मूला भी इसका पढ़ सकते हो, ठीक है। हम लोग 60 क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं गाइस एक ही सेशन में। मैं जितना जल्दी और जितना अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसको सेशन को कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। आपका ऑप्टिमम टाइम में ये कंप्लीट पेपर कवर करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर है 63, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे उन्होंने तीनों भी मार्क करके रखे, बट डोंट कंसिडर इट। काफ़ी सिंपल सा है। देखिए, आपको पता है इनकरेक्ट रिलेशन क्या है? ये हमारा KVA, KVA इंटू किलोवाट इज इक्वल टू पावर फैक्टर। ऐसा होता है क्या? नहीं। कॉस फाई क्या होता है, ठीक है, किलोवाट अपॉन KVA, करेक्ट है, ठीक है। जैसे VA कॉस फाई और VA हम लोग लिखते हैं, VA कैंसिल हो गए, कॉस फाई आ जाता है, ठीक है। पावर फैक्टर, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। किलोवाट मतलब क्या होता है? वोल्ट एम्पियर इंटू कॉस फाई, ठीक है। KVA इंटू कॉस फाई, ये भी किलोवाट आ जाता है। KVA मतलब क्या होता है? किलोवाट अपॉन पावर फैक्टर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारा स्टेटमेंट आता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। आप इस जो हमारा पावर ट्रायंगल है इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। S क्या होता है? हमारा अपेरेंट पावर होता है, जिसको हम लोग KVA में मेजर करते हैं, ठीक है। रिएक्टिव पावर क्या, किसको हम लोग Q से मेजर करते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल टू S साइन फाई, एंड दिस एंगल इज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जिसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर एंगल कॉस फाई, ठीक है। ये रेजिस्टिव सर्किट के लिए यूनिट रहता है, ध्यान में रखिएगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोड, ये हमारा इंडक्टिव सर्किट का पावर ट्रायंगल है, कैपेसिटिव सर्किट का कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। और रियल पावर आपको पता है किलोवाट में हम लोग इसको मेजर करते हैं। एस दैट मीन्स KVA वोल्ट एम्पियर इंटू कॉस फाई से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रियल पावर मिल जाता है। तो ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 64। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। डीजल पावर प्लांट इज अ बेस्ट सूटेड एज। डीजल पावर प्लांट को हम लोग एज अ पीक लोड प्लांट करके भी यूज़ करते हैं गाइस। अब तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे, ये आपको ध्यान में रखना है। आप पीक लोड प्लांट ध्यान में रखिएगा, बाकी सारे आपके बेस लोड प्लांट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पीक लोड में आता है गैस प्लांट, सोलर पावर प्लांट्स, विंड टर्बाइंस, डीजल जनरेटर्स एंड स्टोरेज टाइप ऑफ हाइड्रो प्लांट्स। दीज आर कंसिडर्ड अंडर पीक लोड पावर प्लांट्स, ठीक है। देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 65।
In an overhead transmission line, the effect of capacitance can be neglected when the length of line is less than. That means अगर हम लोग कैपेसिटिव इफेक्ट जो है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम लोग किस किस में इग्नोर करते हैं, कौन से ट्रांसमिशन लाइन में इग्नोर करते हैं, जब हमारा ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ लेस देन 80 किलोमीटर रहता है तब, ठीक है। तो मेनली क्या रहता है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आता है, ओके। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में 80 से लेकर 150 किलोमीटर ये रेंज भी पूछे जाते हैं। मैं आपको जो भी सेशन में आंसर के बाद में जो डिटेल्स बताता हूँ उसको आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी नोटिस किया कि जो हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं उसी में से काफ़ी बार क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड देन हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अबाव 150 किलोमीटर्स के लिए आती है, ठीक है। तो हमारा लाइन लेंथ अगर 80 किलोमीटर से लेंथ है हमारा ट्रांसमिशन लाइन का, तो हम लोग इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट लेंथ के कारण जो हमारा कैपेसिटिव इफेक्ट है हम लोग उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। प्रेजेंस ऑफ ओजोन एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज, जो हमारे कोरोना के कारण ओजोन लेयर वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है कि वो करोड कर देता है हमारे मटेरियल को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, ACSR का फुल फॉर्म ही आपको यहाँ पे पूछा गया। मैंने एक सेशन में हमारे आगे UPPCL JEE के सेशन में मैंने आपको ये बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर्स, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे, ठीक है। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री इन्फोर्स। स्टील का री इन्फोर्सिंग मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल पोर्शन है ये हमारा स्टील है, हाई क्वालिटी स्टील टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और आउटर कंडक्टर्स आर ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के बने जाते हैं, सो दैट हम लोग इसको काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसकी कंडक्टिविटी को। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री इन्फोर्सिंग इसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। 10 डिस्क यूजुअली सजेस्ट द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज। अगर हमारे पास 10 डिस्क है ऐसे इंसुलेटर डिस्क, तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, ये हमारी 132 kV का लाइन है करके, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्क क्या है, हमारा थंब रूल है लाइन वोल्टेज अपॉन 13.2 kV, ठीक है। तो अब 66 kV के लिए अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो 13.2 तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 5 डिस्क आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, दैट मीन्स 132 kV डिवाइडेड बाय हम लोग 132 kV डिवाइडेड बाय 13.2 भी करते हैं, तो हमारा 10 डिस्क ये आ जाता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। जिन्होंने सी मार्क करके रखा है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। आइसोलेटर आर यूज्ड टू डिस्कनेक्ट द सर्किट व्हेन। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। आइसोलेटर्स हम लोग नो लोड ऑपरेशन में ही वर्क करते हैं। आइसोलेटर हम लोग सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज आर आइसोलेटर्स। होता क्या है, अगर हम लोग कोई पर्सनल इसमें मेंटेनेंस कर रहा है एक पर्टिकुलर सेक्शन में पावर सिस्टम के, ठीक है, तो भला ही हमने सर्किट ब्रेकर ट्रिप करके रखे, सारे सिस्टम ऑफ करके, फिर भी हम लोग इस सेक्शन को आइसोलेट करते हैं कम्प्लीटली, सो दैट यहाँ पे कोई भी डेंजर नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे लाइव इफेक्ट नहीं रहे, ठीक है, सो दैट हम ये पर्सनल फ्रीली होकर यहाँ पे वर्क कर सके। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स देर इज अ नो करंट इन द लाइन। आइसोलेटर्स आर यूज टू डिस्कनेक्ट द सर्किट व्हेन देर इज अ नो करंट इन द लाइन। ये लाइन एक्टिव होती है तब ऑपरेट नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप विदाउट पेन पेपर भी इसको कर सकते हैं। द सैग ऑफ कंडक्टर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज 1.5 मीटर। ये जो हमारा सैग है ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे के जो सैग रहता है, आई हाईलाइट दिस बाय येलो कलर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सैग, ओके, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, ये हमारा 1.5 मीटर्स का है। व्हेन स्पैन इज 100 मीटर, अगर हमारा स्पैन 100 मीटर्स का है तो, ठीक है। अब क्या पूछा गया, अगर हमने हाइट ऑफ सपोर्टिंग टावर, ये हमारी हाइट ए थी, अगर हमने इसकी हाइट और बढ़ा दी, ठीक है, तो इसके कारण हमारे सैग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्यों कुछ कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये रिमेन्स अनचेंज रहेगा। ये इसका एक फॉर्मूला है, S = WL² / 8T। देखिए अब होता क्या है, S क्या है हमारा सैग है, करेक्ट, W क्या है हमारा वेट ऑफ कंडक्टर है, L क्या है हमारा ये स्पैन लेंथ है, दैट मीन्स ये स्पैन लेंथ पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ स्पैन लेंथ पे डिपेंड करता है। T क्या है हमारा वर्किंग टेंशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइट से अगर हम लोग दोनों भी हमारे जो टावर्स है हम लोग ऐसा कंसिडर करके यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, दोनों भी टावर्स की हमने हाइट बढ़ा दी तो उसके सैग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then there is a next question which is question number 71. Dielectric hysteresis loss in a cable varies as, it varies as a square of voltage. Option B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SF6 गैस इज व्हाट।
सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे सल्फर हेक्सा फ्लोरीन, सल्फर फ्लोराइड, सल्फर डी फ्लोराइड ऐसे ऑप्शन है। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है हर बार, क्योंकि ऐसे ऑप्शन एग्जामिनेशन में आते हैं। हालांकि जिन्होंने यहाँ मार्क करके रखा है ये गलत है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, हेक्सा को हम लोग क्या कहते हैं 6, ठीक है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then there is the next question, which is question number 73. Which of the following, same question मैंने आपको पढ़ा है, which of the following contact points metal has highest मेल्टिंग पॉइंट? ये हमारा टंगस्टन, टंगस्टन का जो हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इसीलिए हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब में यहाँ पे जब जो फिलामेंट रहता है इट इज़ मेड अप ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब, इसलिए इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास करते हैं ये मेल्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। हालांकि हम लोग कुछ इनर्ट गैस भी इसके अंदर रखते हैं, बट इसी के कारण ये मेल्ट नहीं होता ईजिली, और हमें इसका जो ब्राइटनेस है देखने को मिलता है, इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है। तो हम लोग इसको इनकैंडेसेंट बल्ब में भी यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें से सिल्वर, गोल्ड, कॉपर में से जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो हमारा हाईएस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। द बेसिक फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज टू। सर्किट ब्रेकर का मेन फंक्शन क्या रहता है, हमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऐसा मार्क करिएगा, क्वेश्चन नंबर 74, और इसका आंसर मार्क करेगा, ठीक है। काफ़ी बेसिक सा आंसर मैंने आपको पूछ लिया, ये आंसर टिक मत करिएगा, कंसिडर मत करिएगा ये करेक्ट है करके, ठीक है। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। सेम क्वेश्चन में, सेम पेपर में आपको ये क्वेश्चन जो है ये 2 बार देखने को मिला। आप इसके लिए जाके देख सकते हैं हमारा प्रीवियस सेशन में, ठीक है, इसके सेम पेपर के लिए, ठीक है। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज व्हाट? स्टेराडियन, ठीक है। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेराडियन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, ये हमने इल्यूमिनेशन के चैप्टर में मैं आपको बताया था कि हर एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे और ये सेशन नहीं देखा होगा आपने तो प्लीज़ गाइस जाके देखिएगा। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जो इल्यूमिनेशन के ऊपर पूछे जाते हैं, जैसे कि यूनिट्स हो गए डिफरेंट, ठीक है, और उसका कैलकुलेशंस कुछ बेसिक फार्मूलाज के साथ में मैंने आपको अच्छी तरीके से इसमें 10 से 15 मिनट में एक्सप्लेन किया, ये जाके देखना होगा, ठीक है। इसकी अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोकोमोटिव हैज़ द हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसमें से डीजल, स्टीम, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक में से कौन से लोकोमोटिव की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी, दैट मीन्स क्विकली ऑपरेशन में आ सकता है, ऐसा कौन सा है? वो है हमारा इलेक्ट्रिक। क्योंकि आपको पता है स्टीम और डीजल को स्टार्टिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा रहता है, स्टीम को तो हालांकि काफ़ी टाइम लगता है, डीजल को भी सिग्निफिकेंट थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इलेक्ट्रिक इज़ रेडी टू ऑपरेशन। आपको पता है हमने क्विकली इसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को ऑपरेशनल में ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। इन अ गैस वेल्डिंग द गैसेज यूज्ड आर। गैस वेल्डिंग के अंदर हम लोग कौन सी गैसेस को यूज़ करते हैं? तो हमारा एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये एसिटिलीन है एंड ये ऑक्सीजन, ये आपको यहाँ पे मार्क करेगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे हमें कुछ देखने को नहीं मिला बेसिकली। अगर आपको ये आपके पास ये आंसर की है, क्वेश्चन पेपर है और इसका आंसर आपको, इसका क्वेश्चन अगर आपको क्लियरली विजिबल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। हालांकि इसका आंसर मैंने आपको अभी नहीं मेंशन किया, ठीक है। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स यूज्ड इन अ TIG वेल्डिंग इज व्हाट, ठीक है। TIG मतलब क्या होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। तो इस केस में हम लोग कोई भी फ्लक्स यूज़ नहीं करते। बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जो इनर्ट गैस रहती है, इसके अंदर जो इनर्ट गैस रहती है, ठीक है, यही हमारे वेल्ड पडल जो रहते हैं, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं बाय कंटेमिनेशन होने से। ये आर्गन इनर्ट गैस, दैट मीन्स आर्गन गैस जो हम लोग TIG में यूज़ करते हैं, ये हमारे उसी को प्रोटेक्ट करते हैं। देयर इज़ अ 2 टाइप ऑफ वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग एंड सेकंड वन इज अ MIG वेल्डिंग। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा हम लोग इसमें कोई भी फ्लक्स नहीं यूज़ करते, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। MIG मतलब क्या होता है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। आप इसको इमेज को पॉज करके भी अच्छी तरीके से देख सकते हो। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर, it is I guess 80. Which method is appropriate for heating a non-ferrous metal? non-ferrous metal को हीट करने के लिए इसमें से कौन सी मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं? डायलेक्ट्रिक हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, रेडिएंट हीटिंग, या फिर इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। इट इज़ अ हीटिंग नॉट अ ईटिंग। यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे गलतियाँ हमें देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नॉन फेरस मटेरियल को हम लोग हीट करने के लिए इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 81 आई गेस।
पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स सर्व एज अ सोर्स ऑफ, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम लोग एज अ रेजोनेंट वेव को जनरेट करने के लिए भी, ठीक है, रेजोनेंट वेव को, सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट आंसर है, यहाँ पे मार्क करके था, अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज ये किसका अलॉय है? ये हमारे कॉपर और टिन का अलॉय। मैंने आपके लिए एक चार्ट मेंशन किया था, मैंने आपको बताया था ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है करके। देखिए सेकंड ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कॉपर और टिन से बनाया जाता है ये अलॉय, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरीके से ब्रास, स्टील आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तो यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी का यूनिट क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें से कौन सा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है? यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ऑप्शन में गलतियाँ है, आप इसको कंसिडर करिएगा। देखिए जिंक क्या है, हमारा एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद में कैल्शियम जो है हमारा पैरामैग्नेटिक है, एंड बेरिलियम इज ऑल्सो अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको 2 बार वेरीफाई करके आपके लिए बताया, क्योंकि आप पे ऑप्शंस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो फिर एक तो ऐसा होना चाहिए था ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, समथिंग लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। अर्थ टेस्टर इज अ टाइप ऑफ, अर्थ टेस्टर जो कि हम लोग इसको मेगर कहते हैं, ये एक हमारा टाइप ऑफ ओहम मीटर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है और हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस कर लिया, इसलिए हम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेफ्रिजरेंट इज अनडिजायरेबल, इसमें से रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट मतलब क्या होता है? जो आपके घर पे रेफ्रिजरेटर रहता है उसके अंदर जो आप लोग कॉमन लैंग्वेज में गैस बोलते हैं, इट इज़ नॉट अ गैस, इट इज़ अ रेफ्रिजरेंट। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। हालांकि जो बाकी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ है मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे, हाई क्रिटिकल प्रेशर हो गया, ठीक है, और लो स्पेसिफिक हीट हो गया, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 87। इफ डी इज अ डिस्टेंस ऑफ अ सरफेस फ्रॉम द सोर्स, इल्यूमिनेशन अपॉन द सरफेस विल वेरी एज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/d²। दैट मीन्स जो इल्यूमिनेशन सरफेस के ऊपर इमिट होता है, जो हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो वैरी करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। अ मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज सुटेबल फॉर, बेसिक सा क्वेश्चन है ये, हम लोग मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? NTC, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? NTC, ठीक है, जिसके हमारे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता देता। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सेमीकंडक्टर्स हो गए, कार्बन और जर्मेनियम, ये हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। और मैग्नीन जो है अनकॉन्स्टेंट एंड ये जो है हमारे जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। दैट मीन्स इसका जो टेम्परेचर के साथ कोई भी इसका रेजिस्टेंस है हमारा चेंज नहीं होता है। हालांकि कॉपर एंड सिल्वर आर कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो मैंने आपको डेटा प्रोवाइड कराया था उसी से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एग्जामिनेशन में, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 90। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा। वायर एज अ रेजिस्टेंस, एक वायर हमारा, इसका समझ लो इंटरनल रेजिस्टेंस ही मैं मेंशन करो 10 ओम्स का है। इट इज स्ट्रेच बाय द 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, हमने इसको स्ट्रेच कर दिया 1/10 ऑफ इस ओरिजिनल लेंथ, तो उसका रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा आपको बताना होगा। रेजिस्टेंस किससे वेरी करता है? ρL/A, ठीक है, करेक्ट। बट अगर इस केस में क्या हुआ, इस वायर का वॉल्यूम जो है हमने कांस्टेंट रखा है और उसको स्ट्रेच कर दिया, तो इस केस में क्या होता है? R इज इक्वल टू ρL² V हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम हमने सेम कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि R2/R1 का रेशियो बना सकते हैं विच इज़ L2²/L1², ठीक है। ये L1² हमारा प्रीवियस है और L2² जो है हमारा नेक्स्ट आएगा, ठीक है। लेंथ को हमने स्ट्रेच कर दिया, तो इस केस में रेशियो क्या आ जाएगा? ठीक है, R1 का जो वैल्यू है हमारा 10, ठीक है, नया रेजिस्टेंस आ जाएगा R2/10 विल बी इक्वल्स टू 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो
R2 का वैल्यू होता है हमारा 12.1। काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये भी क्वेश्चन इसके पहले आपको लिया, अगर आपको इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91। अ सेल ऑफ निग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड EMF 2 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 एंड 5 ओम्स। एक हमारे पास में रेजिस्टेंस है 2 ओम्स का, 3 ओम्स का और हमने 5 ओम्स का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का लिया, 2, 3 एंड 5। द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स बिटवीन द टर्मिनल ऑफ 3 ओम्स, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज आएगा हमें पूछा गया। काफ़ी से बेसिक सा क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हमने कितना कनेक्ट कर दिया, 2 वोल्ट। ठीक है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5 विल बी 10 ओम्स, करेक्ट। और यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो इसमें से करंट फ्लो कितना हो जाएगा, इट विल बी V/R, 2 वोल्ट अपॉन 10, करेक्ट। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा करंट का वैल्यू हो जाएगा 0.2। तो इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है, आई चेंज द कलर, ये हो रहा है हमारा 0.2 एम्पियर। अब 0.2 एम्पियर और इसका ड्रॉप निकालना पड़ेगा VD, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.2 × 3 कर देंगे, दैट मीन्स 0.6 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, विदिन अ मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देन देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 92। अ प्राइमरी सेल हैज़ अ EMF of 1.5 volts. When short circuited, it gives a current of 3 ampere. Its internal resistance of the cell is what? एक हमारा प्राइमरी सेल जिसका EMF है 1.5 वोल्ट का। ठीक है, इसको अगर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है, इसको अगर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये हमारे करंट दे रहा है 3 एम्पियर का। दैट मीन इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, करेक्ट। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 एम्पियर दे रहा है, तो 1.5/3, ठीक है, V = I × R हो जाएगा। ठीक है, 1.5 वोल्ट है और हमारा करंट कितना है, 3 है, तो हमारा 0.5 इसका ओम्स जो रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा 0.5 ओम्स आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स है, तभी तो जाके हम लोग इसका करंट निकाल पा रहे हैं ना। ठीक है, जो I क्या हो जाएगा, 1.5 / 0.5, 3 आ जाएगा, 1 × 3 = 3 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 93। एज इट इज क्वेश्चन मैंने जो आपको पढ़ाया था, ये आपको एग्जामिनेशन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट a P1 watt and V volt and P2 watt V volt are connected in a series across a V volts. The total power consumed is what? मैंने हालांकि इसको एज अ न्यूमेरिकल फॉर्म में बताया था, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। अगर हमने 2 बल्ब जो है सीरीज में कनेक्ट करते थे तो उसका इक्विवेलेंट क्या आता है, P1 × P2, ध्यान में रखिएगा, प्लस P1 + P2, अपॉन P1 + P2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लैंप बेस्ड सेशन में मैंने आपको ये बताया था, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे डार्क बल्ब हो गया, ब्राइटर बल्ब, ठीक है, आपको 2 हीटर्स कनेक्ट करके रखे, मान लो उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसको जाके देखिएगा, इसके भी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट इसको देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक मांग लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ आपके नॉलेज के लिए, बेसिकली हमारे इंस्टाग्राम पेज में मैंने आपको काफ़ी दिनों पहले अपलोड कर दिया था, जो आपके घर पे इलेक्ट्रिक जो LED बल्ब्स रहते हैं, उस बल्ब का जो होल्डर रहता है, यहाँ पे मैंने मेंशन करके, जो हमारे घर पे बल्ब्स का होल्डर रहता है वो टाइप ऑफ B22 रहता है। ठीक है, हालांकि काफ़ी कम चांसेस है इसके एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं, बट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। E24, E27 ये जो बल्ब्स के होल्डर्स है यहाँ पे आप मेंशन करिए, ध्यान में रखिएगा, ये आपने देखा ही होगा, इसको आप जूम करके देख सकते हो हालांकि। ठीक है, आई होप आपको इसका अंदाज़ा लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 94। देखिए, सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वही सेम हमारे जो हमने सेशन मैंने बताया था उसमें से 2 आइडेंटिकल हीटर्स है हमारे पास। हीटर दैट मीन्स क्या हो गया, ये हमारे एक रेजिस्टेंस ही रहता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ही रहता है जिसका 100 वाट 250 वोल्ट है रेटिंग्स है। ये दूसरा हीटर हो गया, इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और 250 वोल्ट्स के अक्रॉस में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा कंबाइंड रेट ऑफ हीटिंग, हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में ही हमें इनवैलिड ऑप्शंस देखने को मिले थे, जिन्होंने भी इसका फाइनल ऑप्शन मार्क करके रखा है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 1000 वाट होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे अगर 1000 वाट आता है तभी जाके इसका 500 वाट इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, बट यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये इनकरेक्ट आंसर है इसका। ओके, देखिए 2 आइडेंटिकल हीटर है, तो इसके पहले तो पावर ड्रॉप क्या रहता है, V²/R, तो हम लोग R का वैल्यू निकाल लेंगे इस टोटल का। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, लाइक V² कितना है, 250 × 250 अपॉन यहाँ पे पावर कितना है, 100 है।
ठीक है, तो दोनों भी इक्वल है, तो दोनों का भी हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। 50 2 ज़ा 100, 55 ज़ा 5 इंटू 250 विल बी 1250 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 625 आता है, 625 ओम्स इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर दूसरे का भी 625 इक्वली आ जाएगा, करेक्ट। तो 1250 ओम्स हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब हमारा कंबाइंड रेट ऑफ हीटिंग ये कितना रहेगा हमें पूछा गया है। इसके लिए भी हम लोग निकालेंगे। हमारे पास में सप्लाई वोल्टेज गिवन है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 250 इंटू 250 अपॉन 1250, 1 ज़ा 5 ज़ा। ठीक है, और 250 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 50 वाट। तो ऑप्शन में 50 वाट होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नहीं है, बट यहाँ पे अगर 1000 वाट मेंशन किया गया था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में भी यहाँ पे उन्होंने 100 वाट ही गिवन किया है। ठीक है, यहाँ पे 1000 वाट आता था, तो बाकी हालांकि ऑप्शन सेम है यहाँ से, इसलिए थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक आई गेस हो गई है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 95। द कैपेसिटेंस ऑफ अ सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग रिसेंटली कुछ सेशंस के पहले। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। वो डिपेंड नहीं करता है मेटल ऑफ अ प्लेट्स के ऊपर, क्योंकि C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A बाय D इसका फॉर्मूला रहता है। ओके, तो ये हमारे डिस्टेंस पे एप्सिलॉन पे हमारा डिपेंड करता है, बट हालांकि सेपरेशन ऑफ प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, इसके बीच का जो इलेक्ट्रोलाइट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड करता है, बट मेटल ऑफ प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, then there is the next question which is question number 96। when the relative permeability of a material is much greater than 1, तो उस केस में हम लोग उसको कौन सा मटेरियल कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी है मटेरियल की मच ग्रेटर देन 1 है, तो वो है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, उन्होंने सेम पूछा गया रिलेटिव परमेबिलिटी अगर हमारे मटेरियल की 0.9998 है, दैट मीन्स स्लाइटली लेस देन 1 है, तो उस केस में मैंने आपको बताया था ध्यान में रखने के लिए कि वो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। परमेबिलिटी इज स्लाइटली लेस देन 1, इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखेगा, इट इज बिस्मुथ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहता है। ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ग्रेटर देन 1, काफ़ी ग्रेटर देन 1 रहता है, ठीक है, मच लार्जर देन 1, तो इसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इस केस में इसके एग्जांपल्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 1 वेबर इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10⁸ लाइन्स होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वेबर, जिसको हम लोग वेबर में मेजर करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को किस में मेजर करते हैं, वेबर में। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 99। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, रिलक्टेंस का एक ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ठीक है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर मैंने आपको बताया। जैसे रिलक्टेंस हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसी के तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, जो हमारा फ्लक्सेस के फ्लो को हमारा अवॉइड करता है, ऑब्स्टेकल उसके लिए प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से एनालॉग होता है। मैंने आपको एनालॉजी के सेशन में अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, जो भी मैं सेशन आपको बता रहा हूँ, अगर नए स्टूडेंट्स होंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं है या फिर ये सेशन के लिंक चाहिए करके, उसको आप ध्यान से देखा करिए, क्योंकि जो भी मैंने सेशन बताए थे इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है आपके हर एक एग्जामिनेशन में। Then we have a next question which is question number 100. A 2 cm long coil has a 10 turns and carries a current of 750 milliamperes. Two measuring forces of the coil is, ठीक है, यहाँ पे measuring मैग्नेटाइजिंग फोर्सेस हमें पूछा गया है। ठीक है, तो वो होता है हमारा Ni/L। ठीक है, तो N हमारे पास में कितना है, 10 टर्न्स है, यहाँ पे देख मेंशन किया गया। एंड I इज अ 750 मिली एम्पर, 750 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। और लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर्स, 2 इंटू 10⁻, हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर्स में गिवन है इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है 375 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का। सेम वैल्यूज़ के साथ मैंने सेम क्वेश्चन किया, हालांकि मुझे वो सेशन याद नहीं है, बट रिसेंटली अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, इसलिए मैं बता दो आपको जो हमारे सेशंस रहते हैं उसको कंटिन्यूसली वॉच करना है विदाउट उसके एग्जामिनेशन का नाम देखे हुए। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 101। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल इज इंक्रीज्ड इट्स रिलक्टेंस विल बी व्हाट। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका क्वेश्चन नंबर देख, आपके 2 होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए, इसका क्वेश्चन नंबर मार्क करिएगा, क्वेश्चन नंबर 101। अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है तो आप एक्सप्लेनेशन भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।
Then we have a next question which is question number 102. The internal resistance of a lead acid battery is mainly due to, जो लीड एसिड बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो किसके कारण रहता है, वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये ये हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है लीड एसिड सेल का, ये काफ़ी कम रहता है हमारा 0.01 ओम्स का, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। 100 वोल्ट पीक एसी इज इफेक्टिव एज अ डैश डीसी। एक 100 वोल्ट का पीक एसी जो है वो हमारा उतना ही इफेक्टिव रहता है अगर हमारा 70.7 वोल्ट का अगर हमने डीसी यहाँ पे लगा दिया तो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फॉर्म फैक्टर ऑफ अ साइनोसाइडल वेव इज व्हाट। फॉर्म फैक्टर क्या है हमारे साइनोसाइडल वेव का, वो काफ़ी सिंपल सा है गाइस, 1.11 मैंने आपको बताया था। ट्रायंगुलर वेव का 1.154 है और स्क्वायर वेव का 1 आता है एंड सॉटूथ वेव का 1.154 भी आता है इस केस में, तो ये आपको ध्यान में रखना। उसी तरीके से क्रेस्ट फैक्टर हो गया, आरएमएस फैक्टर, ये आपको हर एक वेव के लिए ध्यान में रखना होगा। मेनली आपको 4 वेव के तो ध्यान में रखना है, साइन वेव हो गया, ट्रायंगुलर, स्क्वायर एंड सॉटूथ, ठीक है। Then we have a next question which is question number 105. In a series LCR circuit, the voltage across a RLC are 40, 50 and 20 volts. Respectively, the voltage applied across source is what? ठीक है, voltage applied across source will be what? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल वोल्टेज अक्रॉस एल माइनस वोल्टेज अक्रॉस सी स्क्वायर, ठीक है। तो 50 माइनस 20 होल स्क्वायर, तो आर का भी वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बेसिक सा फॉर्मूला है गाइस, ठीक है। 40 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 50 माइनस 20 विल बी 30 स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 900, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, ठीक है। 16 प्लस 4 विल बी 25, ठीक है। सिंपली सॉल्व भी कर सकते हो, 1600 प्लस 900 अंडर रूट ऑफ, ये हमारा इसका 2500 आता है, फिर इसका वैल्यू जो है हमारा 50 वोल्ट आ जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question which is question number 106 for addition और subtraction। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहा है, ठीक है, और इसको ध्यान में रखना होगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए 2 फेजर्स का हम लोग कौन सा फॉर्म जनरली यूज़ करते हैं, तो वो है हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म। और अगर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना रहा तो हम लोग पोलर फॉर्म में उसको करते थे। इसके लिए भी मैंने एक सेशन बनाया था, आई गेस 16 मिनट का सेशन है, इसको भी जाके देखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो कन्वर्जन भी पूछे जाते हैं, इसके रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन पूछा, जैसे जेड का वैल्यू गिवन रहता है 15 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री करके, इस तरीके से। और अगर आपको साइन 60 कॉस ऑफ 90 ये इसकी वैल्यू चुटकियों में निकालने को, तो उसके लिए भी मैंने एक सेशन ट्रिक वाला सेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो ये सेशन आपको जाके देखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। द इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट इज 10 ohms, द इंडक्टिव ससेप्टेंस ऑफ अ इज 1 सीमेंस, देन द इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ईच फेज विल बी व्हाट। इंडक्टिव रेजिस्टेंस हमें पूछा गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू, इंडक्टिव रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, हालांकि मैंने आपको ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क करके टेलीग्राम चैनल पे भी पूछा था, पर इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 100 ohm। अब ये कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। इंडक्टिव ससेप्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं BL से, ठीक है। इम्पीडेंस हम लोग Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, ठीक है, R विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आई विल हाईलाइट दिस। यहाँ पे हमारे पास इंडक्टिव ससेप्टेंस गिवन है, दैट मीन्स P का वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा XL अपॉन हमारा डायरेक्टली यहाँ पे Z का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा Z का दैट मीन्स इंपीडेंस का ही वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास में इंडक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे B का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है जो कि हमारा 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू यहाँ पे 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू XL। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 100 का, ठीक है। 100 ohms विल बी इंडक्टिव रेजिस्टेंस ईच फेज। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। Then we have a next question which is question number 108। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर है 108। इसका भी करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास में रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल ऑफ अ बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड है। एनी 2 फेजेस के बीच का हमारा रेजिस्टेंस कितना है, वो हमारा 12 ohms है। तो ईच फेज का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे ऑप्शंस भी गिवन है, इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108 मेंशन करना मत भूलिएगा।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। अ 3-फेज लोड इज बैलेंस्ड इफ, जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ सो दैट आपका इंटेलेक्चुअल उसके लिए बढ़ सके, आप अच्छी तरीके से वो सोच के सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर आपको उसको सोल्यूशन चाहिए हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अ 3-फेज लोड इज बैलेंस्ड इफ ऑल द फेजेस हैव टू सेम, अगर हमारा 3-फेज लोड है वो हमारा बैलेंस है तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, अगर उसका इम्पीडेंस और पावर फैक्टर हमारा सेम है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली ऑफ मेड अप ऑफ, जो पॉइंटर है हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का वो हम लोग एल्यूमिनियम का जनरली हम लोग उसको बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम काफ़ी लाइट मेटल है, इसलिए हमारा जो पॉइंटर रहता है ठीक है वो हमारा एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। देन देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ डीसी के लिए, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है हम लोग सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपको एचपीएससी ने, आई गेस एचपीएससी ने सेम इसके पहले के जो 18 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल रहा है। शंट आर जनरली मेड अप ऑफ, शंट हम लोग जनरली एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं और हम लोग मैग्नीन उसके लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 113। एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मीटर रेजिस्टेंस है आरएम का वैल्यू है, सेम क्वेश्चन कवर किया गया गाइस, मैंने आपको एज इट इज पूछा गया। इट इज़ टू बी यूज दैट वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से लेकर 100 वोल्ट के बीच में हमें इसका स्केल का रेंज है, ठीक है। अगर हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 10 मिली एम्पियर्स का तो हमें पूछा गया रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस कितना रहेगा सो दैट हम लोग इसकी रेंज बढ़ा सके, ठीक है। तो हमारा फुल स्केल करंट कितना, आई का वैल्यू हमारा 10 मिली एम्पियर्स का है, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा 5 ओम्स का। तो हमारी वोल्ट मीटर की रेंज वी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू आर एम विच विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारा आई का वैल्यू है, आर एम कितना है हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आगे करंट इस तरीके से चाहिए, ठीक है, करंट हमने पहले मेंशन कर दिया 10 इंटू 10⁻⁻3 हमने यहाँ पे करंट मेंशन कर दिया, और अभी हमें रेजिस्टेंस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, तो इसका वैल्यू आता है 0.05 ओम्स, ठीक है, 0.05 वोल्ट, करेक्ट। ये वीएम का हमें वैल्यू आ गया, वीएम क्या है हमारी वोल्ट मीटर रेंज है, इसके लिए फॉर्मूला आता है वो है हमारा आर ए सी विल इक्वल्स टू आर एम इंटू वी बाय वी एम माइनस 1, ठीक है। तो आर एम का वैल्यू कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय वी का वैल्यू कितना है हमारी वी, दैट मीन्स हमें रिक्वायर्ड वोल्ट मीटर रेंज हमें 100 वोल्ट्स तक मेजर करना है, तो हम लोग इसको 100 पे मेजर करेंगे, 100 अपॉन वी एम का वैल्यू कितना है हमारा 0.05 माइनस 1, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते तो आपको वैल्यू मिलता है 995 ओम्स हमारा रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 114। एन ओवन टेक्स अ 16 एम्पियर एट अ 220 वोल्ट, इट इज डिजायर्ड टू रिड्यूस द करंट टू 12 एम्पियर्स। देखिए गाइस एक ओवन है हमारा, ठीक है, इट इज़ ओवन, ये हमारा 16 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रहेगा सो दैट ये जो करंट है हमारा 12 एम्पियर तक रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हमने ये करंट रिड्यूस कर दिया 12 एम्पियर तो टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ना, और ये सर्किट के लिए यहाँ पे हमने वोल्टेज लगा दिया, ठीक है। तो ये कितना रहेगा 220/12, ठीक है, तब जाके दैट मीन्स जब हम लोग उसका करंट रिड्यूस करेंगे 12 एम्पियर पर, तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस कितना रहेगा 18.33 ओम्स। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इस 18.33 में इसका रेजिस्टेंस भी जो हमारा एक्स का वैल्यू है ये भी इंक्लूडेड रहेगा, और इसके साथ में ये ओवन का भी रेजिस्टेंस इंक्लूड रहेगा, ठीक है। और ओवन का रेजिस्टेंस विदाउट हमने 12 एम्पियर को रिड्यूस करते हुए जो हमारा 16 वो एम्पियर पे हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो सिर्फ ओवन का रेजिस्टेंस रहेगा, तो हम लोग निकाल पाएंगे 220/16, तो जिसका वैल्यू आता है 13.75 ओम्स, ठीक है। तो इसी के कारण अगर हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करते थे 13.75 ओम्स को, तो हमारा वैल्यू आता है 4.58 ओम्स, ये जाएगा हमारा रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, सो दैट हमारा जो करंट है इस ओवन के द्वारा लिया गया वो हमारा ड्रॉप होकर 12 एम्पियर्स पे हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन अ सोर्स डिलीवर अ मैक्सिमम पावर टू द लोड एफिशिएंसी विल बी व्हाट। अगर हमारा सोर्स जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है लोड की तरफ तो हमारा एफिशिएंसी 50% हो जाता है उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 116। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ निकेल आयन बैटरी, निकेल आयन बैटरी में हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इलेक्ट्रोलाइट करके यूज़ करते थे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 107। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए एनालॉजी के बेस के ऊपर, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम सेशन में से। एमएमएफ जो है वो एनालॉगस है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स रहता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरीके से जो एनालॉगस रहता है मैग्नेटिक सर्किट में उसको एमएमएफ ड्रॉप करते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 118। इसमें भी हमें ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिले डिफरेंट कुछ, ठीक है। एक हमारा एक हेनरी का इंडक्टेंस है, ठीक है, ये हमारा करंट कितना ले रहा है 3 एम्पियर्स का, ये 1 हेनरी का इसका वैल्यू है, तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। E इज इक्वल टू हाफ इंटू एल आई स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाइड बाय एल इज़ 1 एंड आई स्क्वायर इज़ 1, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ठीक है, तो 4.5 जूल्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4.5 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हालांकि आप पेपर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही ऑप्शंस है, ठीक है, तो मैं आपको फिर भी करेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ जो कि हमारा 4.5 जूल्स। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 119। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई 60 हर्ट्ज, आपको पता है फ्रीक्वेंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, टाइम पीरियड के, ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी विच इज़ 1/60। ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड हमें पेपर लगा पे, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो, ठीक है। 1/60 का वैल्यू आता है 16.67 मिली सेकेंड, ठीक है, तो ये हमारा 0.01667 अगर सेकंड आता था तो ये हमारा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे 0.166 सेकंड है, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो ये हमारा इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है हमारा 16.67 मिली सेकेंड, ये सेकंड में और ये मिली सेकंड में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। Then we have a last question of our session is question number 120. A power dissipated in a pure capacitance of a RC series circuit। ये का हमारा RC सीरीज सर्किट है, तो इस केस में कैपेसिटेंस का अगर हमारा प्योर कैपेसिटर हमने यूज़ किया तो कितना पावर डिसिपेट होगा, तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है पावर डिसिपेटेड अक्रॉस अ प्योर कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे हमने 120 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया, क्विकली मैंने आपको गो थ्रू करा दिया। फर्स्ट इसमें 30, नेक्स्ट इसमें 30 और आज के सेशन में हमने 60 ऐसे मिलाते हुए जो हमारा रिसेंट पेपर हुआ उसके हमने क्वेश्चंस कवर कर दिया। आपको सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमारे दोनों भी एप्लीकेशन कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उसको डाउनलोड करिएगा। स्टडी बुक और नोट्स में हमने काफ़ी फ्री और पेड PDF आपके लिए प्रोवाइड करा के रखे। अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ जुड़िएगा, काफ़ी हम लोग इंटरेक्टिव सेशंस वहाँ पे लेते रहते हैं। आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ और कोचिफाई को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।